हेलो दोस्तों, मैं शुभेंद्र कुमार पटेल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसकेपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लाइट या प्रकाश की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और इसके हम तीसरे पार्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पुराने दो पार्ट आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे और लाइट के जब आप एमसीक्यू लगा रहे हैं तो एक बार इसी चैनल में जाकर आप प्लेलिस्ट सर्च करेंगे, प्लेलिस्ट मिलेगी आपको लाइट। उस प्लेलिस्ट की वीडियो आप देख लें, उसके बाद क्वेश्चन लगाएं तो आपसे ये क्वेश्चन और अच्छे से बनेंगे। ठीक, चलिए अब अपन शुरुआत करते हैं हमारे तीसरे पार्ट की। पहला प्रश्न, कोलाइड कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के घटना को कहा जाता है। द फिनोमिनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलॉइड पार्टिकल इज कॉल्ड। याद करो, अभी कुछ दिन पहले अपन पढ़ रहे थे सॉल्यूशन या विलयन के बारे में पढ़े थे, केमिस्ट्री अपने वीडियो इसी चैनल में आपको मिल जाएंगी। अपन पढ़ रहे थे सॉल्यूशन, उसमें अपन ने पढ़ा था कि सॉल्यूशन के कोलाइड सॉल्यूशन जो होता है, जब कहीं पर कोलाइड सॉल्यूशन होता है तो कोलाइड सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं, विलेय के कण, यह जिसे अपन कहते हैं सॉल्यूट पार्टिकल, विलेय के कण, ये विलेय के कण जो हैं इनका आकार बड़ा होता है और बड़ा आकार होने की वजह से क्या होगा कि जब इससे प्रकाश की किरणें टकराती हैं तो ये प्रकाश की किरण इस बड़े सॉल्यूट पार्टिकल से टकराकर चारों दिशाओं में फैल जाती है, स्कैटरिंग हो जाती है, इसका प्रकीर्णन हो जाता है और ये चारों दिशाओं में फैलती हैं, इसलिए ये जो बीच में पार्टिकल है ये चमकता हुआ दिखाई देता है। ये जो घटना है, ये घटना बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे मान लो ये आपका कमरा है और आपके कमरे में एक छोटी से छेद है या खिड़की है जहां से प्रकाश आ रहा है, और जब वो प्रकाश आ रहा है तो उस प्रकाश में आपको धूल के कण चमकते हुए दिखाई देते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि धूल के कण केवल इसी लाइन में है जिस लाइन में प्रकाश आ रहा है, धूल के कण तो पूरे कमरे में है, लेकिन जिस लाइन से प्रकाश आ रहा है उस लाइन से धूल के कण चमकते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। मतलब धूल के जो पार्टिकल्स या कण हैं वो क्या कर रहे हैं, लाइट की स्कैटरिंग कर रहे हैं, लाइट का ये क्या कर रहे हैं, प्रकीर्णन कर रहे हैं। तो ये जो जब कमरे में, ऐसे अंधेरे कमरे में सूर्य का प्रकाश आए और उसमें धूल के कण चमकते हुए दिखाई दें तो याद करो उसे अपन कहते हैं टिंडल इफेक्ट, टिंडल प्रभाव। तो यहां पर जब कोलाइड सॉल्यूशन में ये अपन को देखने का मिलेगा तो इसे अपन क्या कहेंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा टिंडल इफेक्ट, या इसे कहते हैं टिंडल प्रभाव। और यहां पर ये जो पार्टिकल्स जो मोशन करते हैं उसे कहते हैं जिगजैग मोशन, या उसे कहा जाता है ब्राउनी गति। याद करो, अपन पढ़े हैं सॉल्यूशन वाले टॉपिक में डिटेल में। चलिए ये देख लीजिए, पहला जो डायग्राम है ये आपको क्या कौन बता रहा है, टिंडल प्रभाव को दिखा रहा है। टिंडल इफेक्ट क्या होता है कि ऐसे लाइट आती है तो ये अपन को डस्ट पार्टिकल्स दिखाई देते हैं। अब कोलॉइड सॉल्यूशन में देखो, मान लो ये एक ट्रू सॉल्यूशन है, फर्स्ट वाला ट्रू सॉल्यूशन, इसमें पार्टिकल्स जो है ये नहीं दिखाई दे रहे हैं तो लाइट सीधे सीधे निकल गई। कोलॉइड सॉल्यूशन जो है, कोलॉइड सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़ी बड़े हैं आकार में, और आकार में बड़े होने के कारण क्या होगा, यहां पर जो पार्टिकल्स है उससे लाइट स्कैटरिंग कर रही है और यहां पर लाइट दिखाई दे रही है। जबकि उसी की जगह यदि अपन बात करें सस्पेंशन या निलंबन की, जैसे मान लो आपके पास एक कंटेनर है, एक बीकर है, उसमें पानी है और पानी में आप मिट्टी डाल दो तो आप आसानी से देख सकते हैं ना कि मिट्टी है पानी में, आपको बहुत आसानी से दिखेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सॉल्यूट है, मिट्टी है, इसका साइज जो है सॉल्वेंट पानी के साइज से क्या हो गया है, बड़ा हो गया है। तो सबसे ज्यादा टिंडल इफेक्ट दिखाएगा सस्पेंशन, ठीक, और ये कोलाइड सॉल्यूशन, और बाकी ट्रू सॉल्यूशन कम दिखाता है। तो ये हो गया टिंडल इफेक्ट और ये अपने कमरे में दिखने वाला टिंडल इफेक्ट। ठीक, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण नहीं है? Which one of the following is not an illustration of the scattering of light? Is not, नहीं है, इस टर्म को समझेंगे। आकाश का नीला दिखाई देना, बादलों का सफेद रंग, इंद्रधनुष खतरे का रंग का लाल दिखाई देना। तो देखो, आसमान का नीला दिखाई देना, बादलों का सफेद दिखाई देना, खतरे के संकेत का लाल होना, सूर्य उदय सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, दोपहर के समय सूर्य का सफेद दिखाई देना, ये सभी जो है ये सब एग्जाम्पल होते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश के प्रकीर्णन।
यदि अपन बात करते हैं इंद्रधनुष, तो ये जो रेनबो है ये होता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट, या जिसे अपन कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक, तो इंद्रधनुष जो है स्कैटरिंग नहीं है, डिस्पर्सन है, ये प्रकीर्णन नहीं है, वर्ण विक्षेपण है। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, इंद्रधनुष प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण नहीं। ये फिनोमिना होता है सनलाइट से। लाइट ऐसे अपन को चमकती दिख रही है क्योंकि आसपास एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल, और एटमॉस्फेयर में अलग अलग गैसेस हैं, अलग अलग पार्टिकल्स हैं, उनसे एयर के पार्टिकल्स हैं या कुछ भी है, उससे लाइट टकरा के स्कैटर हो गई, फैल गई, ये है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अगला, हैविंग टू आई फैसिलिटीज इन, दो आंख होने से निम्न में सुविधा होती है। पहला, देखने का क्षेत्र बढ़ता है। दूसरा, त्रिआयामीय दृश्य दिखता है। दूरी आकार की अवधारणा विकसित करने में मदद मिलती है। तो सही विकल्प चुनिए, लगाओ दिमाग। दो आंख होने के क्या फायदे हैं, आंख ही तो एक भी हो सकती थी। तो दो आंख होने से देखो, एक तो ये है एक आंख और एक ये है, तो अपना विजन यहां से लेके यहां तक बढ़ गया, तो विजन का एरिया बढ़ता है, तो एक सही है। मान लो कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये जो है इससे एक लाइट आंख में आएगी, दूसरी लाइट आंख में आके टकराएगी, तो 3 डायमेंशनल इमेज बनेगी, तो 3D भी सही है। दूरी और अवधारणा का विकास, ये भी सही है। मतलब ABC तीनों सही है, ये तीनों होंगे। दो आंख होने के ये फायदे हैं। ये बहुत आता है, याद रखना क्वेश्चन, कि 3 डायमेंशनल या 3D में हमें कोई भी वस्तु कब क्यों दिखाई देती है, तो उसका आंसर होगा हमें 3D इसीलिए दिखाई देती है क्योंकि हमारे पास दो आंख है। यदि एक आंख होगी तो वस्तु 2D दिखाई देगी, सपाट समतल दिखाई देगी। ये देखिए, जैसे आपने ये देखा होगा मिनियंस, जानते होंगे, आपका फेवरेट, बहुत लोगों का फेवरेट कार्टून है ये। इसकी एक आंख है, तो इसके देखने की लिमिट इतनी नहीं है, ये एक निश्चित जगह तक देख पाएगा। ठीक है, लेकिन अपन अपनी बात करें ह्यूमंस की, तो दो आंख है। बहुत जो थोड़ी शौकीन टाइप के लड़के हैं भैया, पिक्चर का जिनको शौक है, बताएं जरा ये किसकी आंख है। चलो मैं हिंट दे देता हूँ कि कौन सी एक्ट्रेस की आंख है, बताएं। कमेंट सेक्शन में देखा है ना, फिर मैं बताऊंगा भैया किसका सही है, कैसा क्या है। ठीक, हाँ, बाकी आ जाओ वापस पढ़ाई में। ये दो आंख होने से क्या होगा, देखो लेफ्ट आंख का यहाँ तक का बेनिफिट मिल गया, राइट आंख का यहाँ तक का बेनिफिट मिल गया, और दोनों आंख से मिला के अपन इतना देख पा रहे हैं, मतलब इतना एरिया अपन कवर कर पा रहे हैं। जबकि सिर्फ बीचों बीच यदि एक आंख होती तो अपन सिर्फ इतना एरिया कवर कर पाते, ये नहीं देख पाते और ये भी नहीं देख पाते। तो दो आंख होने की वजह से देखने का विजन जो है बढ़ गया। इसलिए आप देखना, जो जानवर होते हैं उनकी आंख सिर पर और ऊंचाई में होती है, और दो दूर दूर होती हैं और ज्यादा फैलती हैं, ताकि वो जंगल में क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा देख पाते हैं। ज्यादा देख पाते हैं तो उससे क्या होगा, शिकार है या कुछ परिस्थिति है, कोई खतरा है, तो उससे बच सकते हैं। आंख उनकी ऊपर होती है और ज्यादा दूर तक वो देख पाते हैं, और ज्यादा, अपन इतना देख पाते हैं। तो दो आंख होना भैया बहुत जरूरी है। Due to the atmospheric reflection of sunlight, the time for sunshine to sunset is lengthened by about अच्छा, सूर्य के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य उदय से सूर्यास्त तक का समय लगभग बढ़ जाता है। तो दोस्त इसका आंसर याद रखना, 4 मिनट। 4 मिनट तक अपन को जो है ऐसा लगता है जैसे सूर्य दिख रहा है, जबकि सूर्य जो है वो नीचे जा चुका होता है। तो 4 मिनट तक, जैसे ये है ना, अपन पृथ्वी है, अपन यहाँ खड़े हुए हैं, सूर्य की असली स्थिति ये है, लेकिन वो रिफ्लेक्शन करके ऐसा प्रतीत होगा जैसे यहाँ पर है। तो 4 मिनट का इनके बीच में क्या होता है, डिले होता है। इमेज से समझे, ये देखो, ये अपन अर्थ पर खड़े हुए हैं, ये रियल इसकी पोजीशन है, लेकिन जैसे ही अपन अपने एटमॉस्फेयर में आएंगे तो यहाँ क्या है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोफेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। ठीक, तो ऐसे अलग अलग है। तो अलग अलग सतह पर हवा का जो घनत्व है, डेंसिटी है, कम कम है ना, कम होती बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे बढ़ती जाएगी। तो जब मीडियम जो है डेंस होता जाएगा तो प्रकाश की किरण भी क्या होगी, नॉर्मल या अभिलंब की ओर झुकती जाएगी, टूवर्ड टू नॉर्मल्स। और इस कारण क्या होगा, हमारी आंख में इल्यूशन बनेगा, हमें यहाँ दिखाई देगा सूर्य जबकि यहाँ होगा। तो ये जो है 4 मिनट डिले चलेगा। ठीक, तो 4 मिनट का क्या होता है, डिले होता है।
क्वेश्चन समझ लो, सूर्य के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक का समय लगभग बढ़ जाता है 4 मिनट। ये उसका रीजन है। जलीय द्रव और लेंस के बीच का काला छिद्र कहलाता है रेटिना, आइरिस, कॉर्निया, पुतली। उम्मीद करता हूं इसमें दिक्कत तो होगी नहीं। यदि अपन आंख की बात करें, आंख भी अपन बहुत डिटेल में पढ़े हैं। नर्वस सिस्टम वाले टॉपिक में जाना इस चैनल की प्लेलिस्ट में, नर्वस सिस्टम की प्लेलिस्ट में जाओगे, लास्ट की सेकंड लास्ट में आपको 2 या 3 वीडियो मिलेंगी ह्यूमन आइज की। तो आंख के बीचों बीच का हिस्सा जहां से लाइट या प्रकाश प्रवेश करता है प्यूपिल, इस प्यूपिल को कंट्रोल करता है आइरिस, और इस आइरिस के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट हिस्सा होता है जो प्यूपिल और आइरिस को प्रोटेक्ट करता है, इसे कहते हैं कॉर्निया, और ये वाला हिस्सा व्हाइट वाला कहलाता है स्क्लेरा। तो जलीय द्रव एक्वस ह्यूमर और लेंस के बीच वाला काला छिद्र, तो काला छिद्र भैया जहां से लाइट प्रकाश प्रवेश करता है, छिद्र प्यूपिल, ब्लैक ओपनिंग, यस प्यूपिल, पुतली, जहां से लाइट जाएगी। ये देख सकते हैं, ये आपका अंदर जो है ये आइरिस, व्हाइट वाला हिस्सा जो है स्क्लेरा, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो, जैसे आपने देखा ना होगा कि कुछ लोग क्या करते हैं, कपड़े जब पहनते हैं शादी में तो वो अपने कपड़े से कलर मैचिंग आंख में लेंस लगा लेते हैं, तो वो गोल जो लेंस आती है ना, ये जो इतने बड़े हिस्से में आइरिस के ऊपर लग जाती है, इतनी ही बड़ी होती है अपनी कॉर्निया, यही इसी हिस्से में अपनी होती है कॉर्निया। ठीक, तो ये कॉर्निया हो गई। तो बीचों बीच का जो काला हिस्सा है वो क्या कहलाता है, प्यूपिल, पुतली जिसे अपन कहते हैं हिंदी में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा प्यूपिल, पुतली। अगला, एक युवा व्यक्ति की सामान्य आंख के निकट और दूर बिंदु क्रमशः है। तो भैया निकट तो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो 6वीं 7वीं से, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से पास का अपन को अच्छे से नहीं दिखाई देगा, उसके लिए आंख को बहुत ज्यादा एडजस्ट करना होगा, जिसके लिए आंख की सिलियरी मसल्स, पक्षमाप पेशियां खराब होंगी और आंख में अलग अलग समस्याएं हो जाएंगी। देखना आप, जो व्यक्ति बहुत पास से वीडियो गेम खेलते हैं, बहुत पास से मोबाइल चलाते हैं, बहुत पास से टीवी देखते हैं, उनको जल्दी चश्मा लग जाता है। यदि 25 सेंटीमीटर के पास से ये सब करेंगे तो आंख की जो सिलियरी मसल होती, पक्षमाभ पेशी, जो हमारे लेंस को कंट्रोल करती है, उसकी एडजस्टमेंट पावर या सामंजस्य क्षमता जो है वो खत्म हो जाती है, आंख कमजोर हो जाती है और फिर चश्मा लग जाता है। देखना आप, आजकल छोटे बच्चों को जल्दी जल्दी चश्मा लग जाता है, यही उसका कारण होता है। कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी होना चाहिए न्यूनतम, और अधिकतम तो भैया आप सूरज, चंदा, तारा देख ही लेते हो, तब समझ जाओ अनंत तक देख ही लेते हो। अब उससे दूर का देखोगे, सूर्य दिख जाता है, चंदा मामा भी दिख जाते हैं, छोटे छोटे तारे हैं वो भी दिख जाते हैं, मतलब अपन 25 सेंटीमीटर से अनंत तक देख सकते हैं। सी भैया अपना जवाब होगा 25 सेंटीमीटर में सबसे अच्छा दिखेगा, उसके बाद उससे कम यदि 24, 23, 22, 20, 21 कर रहे हैं तो काम गड़बड़ है, अच्छे से नहीं दिखेगा, और अनंत तक तो देख ही रहे हैं। तो 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनाइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर ऑफ व्हाइट लाइट हैज द मैक्सिमम वेवलेंथ। ये तो भैया बनने ही जाएगा, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, लाल रंग की होती है। यही कारण होता है कि जो खतरे का निशान होता है, सिग्नल होते हैं, वो लाल कलर के होते हैं। एक दूर से अपन को दिखाई देता है, वेवलेंथ ज्यादा होती है, स्कैटरिंग या प्रकीर्णन नहीं होता है, फैलता नहीं है ज्यादा, वो सीधे सीधे दूर तक चला आता है, इसलिए दूर से दिखाई देता है। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है लाल कलर की, और सबसे कम होती है किसकी, वैगनी कलर की, जिसे अपन वायलेट कहते हैं या वैगनी। इसको आप ऐसे पढ़ते होगे, लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है, बैगनी रंग की सबसे कम होती है, प्रकाश संश्लेषण कम होता है। तो जो सबसे ज्यादा दूरी तक जाती है वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य वो है लाल, जो सबसे कम दूरी तक जाती है वो है बैगनी। आपके रेफरेंस के लिए कि आप देख सकते हैं कि कैसा क्या सिस्टम है। कम फ्रीक्वेंसी है, ये देखो इसकी यहाँ पर जो ये जो बन रहे हैं श्रृंग और गर्त, क्रस्ट और थ्रो, ये देखो कम बन रहे हैं, इनके बीच कम है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी इसकी, कम है। फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति कम है, इसलिए वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य क्या है, ज्यादा है। यहाँ पर देखो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, फिर इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी और इसकी फ्रीक्वेंसी तो कितनी ज्यादा है, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी होने के कारण, आवृत्ति होने के कारण बैगनी रंग, वॉयलेट कलर बहुत ज्यादा फैलता है, और फैलने के कारण दूर तक नहीं जा पाता, इसलिए इसकी वेवलेंथ या तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। जबकि लाल रंग की जो स्कैटरिंग है ये कम है,
ठीक है, इसके फ्रिक्वेंसी कम है, स्कैटरिंग कम है, इसलिए ये उसी एनर्जी में दूर तक चली जाती है। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है रेड कलर की 620 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर, और सबसे कम होती है 380 से नैनोमीटर से 450 नैनोमीटर वायलेट कलर की। क्या होता है, इसको आप यदि लिख लें, नोट्स बना रहे हो तो लिख लेना, काम क्या है ये। आगे बढ़ेंगे। कांच के प्रिज्म से गुजरने पर सफेद प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना कहलाता है, ये तो आपको पता ही है। द स्प्लिटिंग अप ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर ऑन पासिंग थ्रू अ ग्लास प्रिज्म इज कॉल्ड। जब प्रकाश की किरण प्रिज्म से होकर जाती है तो उसे अपन कहते हैं वर्ण विक्षेपण, या उसे अपन कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो लोड तो है ही नहीं आपको। जब एटमॉस्फेयर में हो रहा है तो वो स्कैटरिंग है, और जब अपन अपने कंट्रोल में लैब में प्रयोगशाला में करवा के देख रहे हैं कि कैसा क्या सिस्टम है, क्या हो रहा है, तो उसके लिए अपन प्रिज्म रखेंगे। प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, तो 7 रंग में फैल जाएगा, उसे अपन कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ये देख लीजिए, हालांकि इतनी अच्छी क्वालिटी की प्रिज्म नहीं देखते हैं अपन स्कूलों में, पर ठीक है, कोई बात नहीं, चला लो। ये आया प्रकाश व्हाइट, स्कैटरिंग होकर 7 रंगों में बट गया। ये प्रिज्म है, ये व्हाइट लाइट आई, जैसे यहीं पर टकराई स्कैटरिंग हो गई। ये अपने, है ना, ये एयर से आई। प्रिज्म मतलब ग्लास, कांच मतलब डेंसर, और हवा क्या है, रेयरर। तो प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन में जाती है, रेयरर से डेंसर में जाती है, तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है, बेंड टूवर्ड नॉर्मल, इसलिए यहां पर आई। फिर हवा, जो प्रकाश की किरण है वो ग्लास से कहाँ आ रही है, एयर में, मतलब डेंसर से रेयरर में जा रही है, तो वो नॉर्मल या अभिलंब से दूर हो जाएगी, है ना, तो क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल। और ये जो 7 रंगों में यहाँ पर फैल गया ना, ये इसकी स्कैटरिंग हुई, लेकिन यहाँ पर मीडियम अलग अलग है, इसलिए इसको स्कैटरिंग नहीं कहेंगे, इसको कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। वर्ण का मतलब होता है कलर। यदि सीधे सीधे हो जाता वो कि ये प्रकाश है, प्रकाश किसी कण से टकराया, पार्टिकल से, और फैल गया 7 रंगों में, तो वो स्कैटरिंग है, फैलना। लेकिन यहाँ पर खुद से नहीं हुआ है, हमने प्रिज्म से करवाया है, या किसी स्पेसिफिक फैक्टर के कारण, विशेष कारकों की वजह से हुआ है, तो वो फिर क्या कहलाता है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अगला, वायुमंडल के सूक्ष्म कणों और अणुओं द्वारा सभी दिशा में प्रकाश के विक्षेपण को प्रकाश का क्या कहते हैं। अब भैया यहां पर आपको लगाना है दिमाग। द डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय minute particle and molecules of atmosphere in the direction is called, all direction में हो रहा है, all direction, तो वो क्या कहलाएगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, भी आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, बहुत बार इसको पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इसको सीधे निकाल दे रहा हूँ आगे। अगला, कोहरे के आर पार नहीं देखा जा सकता क्योंकि, ये तो एक्सपीरियंस कर ही सकते हो, गाड़ी जब आप चलाते हो गए तो जब फॉग रहता है तो गाड़ी चलाने में दिक्कत जाती है। अब वो दिक्कत क्यों होती है, पहला, कोहरे का अपवर्तनांक बहुत अधिक होता है, प्रकाश बूंदों पर पूर्ण परावर्तन से गुजरता है, कोहरा प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, प्रकाश बूंदों द्वारा बिखर जाता है, लाइट इट स्कैटर्ड बाय द ड्रॉपलेट्स, फॉग एब्जॉर्ब लाइट, नहीं, लाइट suffers total internal droplets, the reflective index of fog is very high। रिफ्लेक्स इंडेक्स फॉग का हाई तो होगा, ज्यादा होगा, लेकिन वेरी हाई नहीं होगा, वेरी हाई तो बहुत अधिक नहीं, गलत। लाइट सफर, प्रकाश बूंदों का पर पूर्ण परावर्तन से गुजरता है, नहीं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा, एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो सीधी सी बात है, स्कैटरिंग ऑफ, पानी की जो बूंदें हैं उनके द्वारा प्रकाश का क्या हो जाता है, स्कैटरिंग या फैलाव। तो पानी की बूंदों से टकरा के प्रकाश फैल जाता है, तो वो दूर तक नहीं जा पाता, वहीं वहीं प्रकाश फैल जाता है, तो हमें दूर का दिखाई नहीं देता है ना। इसलिए आप देखना गाड़ी में फॉग लैंप आते हैं, फॉग लैंप क्या करते हैं, उनकी हाई बीम होती है, तो वो लाइट स्कैटर हो भी जाती है तो वो ज्यादा वेवलेंथ को कवर करके और दूर तक जाते हैं ताकि अपन को दिखाई दे। तो स्कैटरिंग होगी, लेकिन हाई बीम के कारण, वो वेवलेंथ के कारण ज्यादा चले जाएंगे, है ना। तो वो क्या करता है, जो कोहरा होता है वो प्रकाश को फैला देता है, इसलिए अपन को आगे का नहीं दिखाई देता। तो डी जो है स्कैटरिंग बाय द ड्रॉपलेट हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये देख लीजिए, आप देख ही सकते हैं, ये कंडीशन होती है, कोहरा है,
लेकिन कोहरा में ये जो लाइट होती है ये क्या होती है, पूरी फैल जाती है, तो वहीं वहीं इतना उजाला हो जाता है, आगे का कुछ दिखाई नहीं देता, देखने में समस्या होती है। तो ये देखो यहाँ पर लाइट के पास बहुत सारा दिख रहा है, वहीं वहीं पूरी लाइट फैल गई, आगे तक गई नहीं। तो यहाँ पर ड्रॉपलेट ने क्या करा है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला, जमीन में गिरी हुई तेल की बूंद का रंगीन दिखाई देना प्रकाश की किस घटना को उदाहरण। भैया इसमें तो भारी कंफ्यूजन है, बहुत सारे लोग जो है इसे प्रकाश का प्रकीर्णन करके या थोड़ा सा जो दिमाग लगाएंगे वो डिफ्रैक्शन या क्या करके प्रकाश का डिस्पर्सन, वर्ण विक्षेपण मान लेंगे। लेकिन आप याद रखना, यदि मान लो पानी की आपसे पूछ लिया जाए, पानी के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना, साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना, पानी में गिरे हुए तेल का रंगीन दिखाई देना, जमीन में गिरे हुए तेल का रंगीन दिखाई देना। ठीक है, ये एक और तरीके से पूछता है, मान लो आप सड़क में किसी वाहन के या किसी व्हीकल के पीछे जा रहे हैं और उस वाहन से धीरे धीरे डीजल की बूंद टपक रही है। जब वह बूंद रोड पर गिरती है तो वह जब रोड पर गिरती है तो वो बहुत सारे रंग की दिखाई देती है या स्पेक्ट्रम दिखाती है। तो ये प्रकाश की किस घटना का उदाहरण है? तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछे आप आंसर करोगे, ये होता है प्रकाश का व्यतिकरण। इसे अपन कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक, जब दो समान आवृत्ति की तरंगें किसी माध्यम पर टकराती हैं तो अध्यारोपण के पश्चात उनकी आवृत्ति में तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन हो जाता है। इसे अपन कहते हैं व्यतिकरण या इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो जब भी पानी की बूंद से संबंधित कलर आए तो आपका आंसर हो जाएगा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का विवर्तन की यदि अपन बात करें तो उसका क्या होता है कि यदि आसमान में कोई पक्षी उड़ रहा है तो उसकी जमीन में परछाई नहीं बनती। एरोप्लेन आसमान में उड़ रहा है तो जमीन में परछाई नहीं बनती, लेकिन वो एरोप्लेन जमीन में खड़ा है तो परछाई बनेगी। इसके अपन क्वेश्चन लेंगे, उस क्वेश्चन को करेंगे, वहां समझ जाओगे, घबराओ नहीं। ये पानी की तेल की बूंद का यदि आ जाए, चाहे पानी में, रेत में, जमीन में, मिट्टी में, कहीं भी, तो आपका आंसर हो जाएगा प्रकाश का व्यतिकरण। ये देखें, पानी की बूंद का ऐसे कलरफुल दिखाई देना, जमीन में गिर जाने के बाद तेल जो है वो इसका ऐसा कलर वाला दिखाई देना, ये सब होता है प्रकाश का व्यतिकरण। ठीक, तो आज की वीडियो में आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम धीरे धीरे ऐसे ही और क्वेश्चन की श्रृंखला को करते जाएंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाते रहें, अलग अलग किताब से, अलग अलग चैनल से, या कोई भी आप ऐप का सब्सक्रिप्शन ले लें। आपको जब भी किसी भी टॉपिक, चाहे मैं वो आपको ना पढ़ाया हूँ या कुछ भी, यदि आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। चैनल से संबंधित जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहें। चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।